वेलकम बैक और डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रबर्स के बारे में और रबर्स में भी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल रबर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले नेचुरल रबर क्या होता है और किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल रबर के बारे में। नेचुरल रबर्स जो होते हैं वो जनरली इलास्टोमर होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टोमर। दैट आर इलास्टोमर। इलास्टोमर हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। इसमें क्या होते हैं? वीक वेंड्रवाल फोर्सेस। वीक वेंड्रवाल फोर्सेस, ठीक है। मतलब कि ये जो वीकेस्ट फोर्सेस के अंदर आएगा, वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है। अब नेचुरल रबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल रबर में मोनोमर यूनिट क्या प्रेजेंट होती है? तो नेचुरल रबर के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है आइसोप्रीन। क्या होता है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? दिस वन इज द आइसोप्रीन, ठीक है। हमारे पास आइसोप्रीन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। तो ये हम लोगों के पास नेचुरल रबर की एक यूनिट है जिसका नाम क्या है? आइसोप्रीन। अब हमें क्या बनाना है? पॉली आइसोप्रीन। क्या बनाना है? पॉली आइसोप्रीन, ठीक है। और जो आइसोप्रीन है उसकी हम लोग जब पॉलीमर बनाते हैं तो पॉलीमर बनाने के बाद 2 कन्फर्मर में बात करेंगे, एक तो सिस में और एक ट्रांस में, ठीक है। बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो किसमें होता है? सिस के अंदर होता है। और जो ट्रांस है हम लोगों के पास ये गूटा पर्चा फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? गूटा पर्चा फॉर्मेशन, ठीक है। और अब हम बात करेंगे किसके ऊपर? सिस के ऊपर। सबसे पहले हम लोग पॉली आइसोप्रीन प्रिपेयर करेंगे और उसका हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे? सिस फॉर्मेशन इंडिकेट करेंगे। और सिस फॉर्मेशन इंडिकेट करने के बाद एक सबसे बड़ी कमी होती है किसमें? नेचुरल रबर के अंदर। नेचुरल रबर क्या होते हैं आपके पास? सॉफ्ट एंड नॉन इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट एंड नॉन इलास्टिक। तो इस रबर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? हार्ड एंड इलास्टिक के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वुल्कनाइजेशन ऑफ रबर। अभी स्टार्ट देखो, हम लोगों के पास ये आइसोप्रीन है, कार्बन बॉन्ड 2, 3 and 4, CH3, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ठीक है। CH2 और CH2, CH and CH2, ठीक है। नेम इज 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। हम लोग इसके N मॉलिक्यूल्स लेंगे और N मॉलिक्यूल्स लेने के बाद वही बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलाएंगे हम लोग यहाँ पर लिटिल बिट हीटिंग करके। हम लोग क्या मिलेगा? एक नेचुरल पॉलीमर मिलेगा। देखो किस तरह से मिलेगा एक नेचुरल पॉलीमर। देखो, ये फ्री रेडिकल ब्रेक हो गए, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल ब्रेक हो गए। तो देखो, ये वाला जो CH2 वो आगे बॉन्ड बनाएगा तो क्या बनेगा? H2C। अब यहाँ पर इस कार्बन पे रेडिकल आ गया और इस कार्बन पे क्या रेडिकल आ गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। CH3 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमारे पास H आया, ये CH2 और ये हो गया N टाइम्स रिपीटेड, ठीक है। एक बार इसको बता देते हैं किस तरह से ये रिएक्शन हुई है। देखो, हम लोगों के पास H2C है, डबल बॉन्ड है, CCH3 है और CH डबल बॉन्ड CH2 है। प्लस में सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं H2C डबल बॉन्ड CCH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? रेडिकल्स में ब्रेक करेंगे। ये भी रेडिकल्स में ब्रेक होगा, ये भी रेडिकल्स में ब्रेक होंगे और ये भी रेडिकल्स में ब्रेक होंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो H2C रेडिकल हमारे पास आया है, CCH3 बना, ये रेडिकल बना, यहाँ पर रेडिकल आया और यहाँ भी रेडिकल आया। हमने सारे रेडिकल शो कर दिए। अब देखो, ये दोनों रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो क्या हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं? डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला जो रेडिकल है वो आगे वाले रेडिकल से बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे बन गया क्या? बॉन्ड।
अब यहां पर जो रेडिकल है वो नेक्स्ट चेन के साथ, देखो यहां भी रेडिकल्स आने वाले हैं, ये रेडिकल्स आएंगे तो क्या बनेगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा H2C CCH3 और हमारे पास आ गया डबल बॉन्ड CH और ये CH2 और ये फर्दर बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, आपके पास एक तरह से जो चेन है वो कंटिन्यूअस मैनर में रिपीट हो रही है। तो देखो H2C CH3 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया CH2, सेम चेन रिपीट हुई तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये n टाइम्स रिपीटेशन। क्या हो गया, ये n टाइम्स रिपीटेशन। दिस वन इज पॉलीआइसोप्रीन। क्या हम लोगों के पास ये पॉलीआइसोप्रीन। अब बात करते हैं कि भाई पॉलीआइसोप्रीन तो हम लोगों ने बना लिया, अब ये चीज सिस फॉर्म में कैसे प्रेजेंट होगी, किस फॉर्म में, सिस। एक बार सिस फॉर्म में प्रेजेंट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेचुरल रबर की क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि हमने बात की कि नेचुरल रबर क्या होता है, सॉफ्ट एंड नॉन इलास्टिक। अब उसे क्या करना है, हार्ड भी करना है और क्या करना है, इलास्टिक, ताकि कमर्शियल लेवल में यूज हो उसके लिए। तो देखो हम लोग किसको प्रेजेंट करेंगे, नेचुरल रबर को प्रेजेंट करेंगे सिस फॉर्म के अंदर। तो देखो सिस फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हम लोगों के पास है ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग प्रेजेंट कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास C हो गया। ठीक है, H अबव द कर दो, ठीक है, और CH3 भी अबव कर दो, और ये हमारे पास क्या हो गया, CH2 बिगर ग्रुप यहाँ पे कर दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये CH2 है, तो इसको CH2 को प्रेजेंट कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट चेन पे जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ये वाला कार्बन, ठीक है, फिर वही डबल बॉन्ड। तो सीधी सी बात है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन, फिर ये सेम टू सेम हमें रिंग दोबारा से, चेन दोबारा से प्रेजेंट करनी है। देखो किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम लोगों के पास क्या हुआ, ये H2C मिला, ठीक है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा H, और अब क्या करेंगे हम लोग, देखो CH2 और ये कंटिन्यूअस चेन। तो ये जो फॉर्म है ना आपके पास, ये जो फॉर्म हमने प्रिपेयर की है, ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म। अब ये सिस फॉर्म जो है वो ही नेचुरल रबर है। क्या है, नेचुरल रबर। अब इस नेचुरल रबर को हमें क्या करना है, हीट करना है, किसके साथ, सल्फर के साथ। अब नेचुरल रबर को जब हम हीट करेंगे, हीट करते ही हमें क्या मिलेगा, एक वल्कनाइज रबर मिलेगा। क्या मिलेगा, वल्कनाइज रबर। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। इसको समझते हैं। ये टेम्परेचर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 350, तो 370 से 450 के अराउंड हम लोग टेम्परेचर इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें नेचुरल रबर क्या करेगा, क्रॉस लिंक हो जाएगा किसके साथ, सल्फर के साथ। और सल्फर कहाँ क्रॉस लिंक होगा, जो रिएक्टिव साइट है, मतलब जो डबल बॉन्ड है उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंकेज कर लेगा। तो क्रॉस लिंकेज करते ही क्या हुआ, देखो ये जो रबर है आपका, नेचुरल रबर जो है वो आपके पास क्या है, सॉफ्ट एंड नॉन इलास्टिक। सॉफ्ट एंड नॉन इलास्टिक। और ये क्या बना हमारे पास, हार्ड एंड इलास्टिक। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं हम लोग वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्यों करते हैं, टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर। क्या करते हैं, टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी ऑफ रबर। और किस तरह से होता है, सिस फॉर्मेशन के अंदर, जैसे आपको डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सेम ऐसी चेन बनाओ, फिर दोबारा से चेन बनाओ और उनके बीच में कौन सी लिंकेज कर दो, सल्फर की लिंकेज कर दो। जैसे ही सल्फर की लिंकेज होगी तो ये क्या होगा हमारे पास, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होगा। क्या होगा, और जैसे ही लिंकेज आप गेट करोगे, गेट करते इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, और प्रॉपर्टी चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक। नॉन इलास्टिक से क्या हो जाएगा, ये इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नेचुरल रबर। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसके ऊपर, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर जो है वो डेरिवेटिव होते हैं किसके, डेरिवेटिव ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, मतलब जनरली कौन सा कंपोजिशन होता है उसमें, ब्यूटाडाइन होता है। ठीक है, अब हमें देखो कौन कौन से करने हैं, नियोप्रीन करना है,
बूना एस स्टडी करना है और बूना एन स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें मोनोमर यूनिट क्या क्या यूज होंगी मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 1,3 ब्यूटाडाइन आइसोप्रीन से रिलेट करो, क्या था 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन ना, यहाँ पर क्या है 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइइन। ठीक है, नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट है, ये क्या है मोनोमर यूनिट। एक बार मोनोमर यूनिट पता लग गई फिर हम लोग कर पाएंगे। बूना एस में क्या है कोपोलीमर है, 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट यूज होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस में स्टाइलिन। ठीक है, और बूना एन में 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस में एक्राइलोनाइट्राइल, क्या यूज होगा एक्राइलोनाइट्राइल। अब इन तीनों पॉलीमर को प्रिपेयर करते हैं और सिंथेटिक जो रबर है या आर्टिफिशियल रबर जिसको हम बोल सकते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, उनकी जो स्ट्रेचिंग पावर है, जो हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, इलास्टिसिटी जो है वो 2-3 टाइम्स होती है किसके नेचुरल रबर के। और इसमें एक तरह से वल्कनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो देखो एक बार सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नियोप्रीन का जो पॉलीमर है वो किस तरह से बनेगा। देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं नियोप्रीन। प्रोसेस सब में सेम है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ क्या लगाया था मिथाइल, अब क्या यूज किया है क्लोरो, CH3 हो गया, H हो गया, और यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन यूज करेंगे ना, तो डबल बॉन्ड, और ये हो गया डबल बॉन्ड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया CH2, इसको n टाइम्स यूज करेंगे। क्या है ये हमारे पास 1/2 कार्बन पे क्या है क्लोरो, तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइइन। क्या चलेगा यहाँ पर पॉलीमराइजेशन, और पॉलीमराइजेशन में भी कौन सा फ्री रेडिकल, क्योंकि डबल बॉन्ड है क्या होगा फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन चलेगा। यहाँ पे रेडिकल, ये रेडिकल, ये रेडिकल और ये रेडिकल, क्या बनेगा H2C, और ये वाला सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में क्या होगा डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास हो गया क्लोरो। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास CH, और ये हो गया CH2N, क्या हो जाएगा CH2N। ठीक है, और ये हो जाएंगे डबल बॉन्ड। देखो पॉलीमर क्या बनेगा इसके अंदर H2C, C डबल बॉन्ड, और ये हो गया हमारे पास Cl, CH, CH2 और N टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है नियोप्रीन। क्या है ये नियोप्रीन, दिस इज द आर्टिफिशियल रबर। क्या है ये आर्टिफिशियल रबर। अब हम आगे बात करते हैं सेकंड वाले केस में। देखो बूना एस में 2 यूनिट है, 1 2 3 4, H2C, एक तो हो गया ब्यूटा 1,3 डाइन। रबड़ का मतलब ये यूनिट तो प्रेजेंट होगी। ठीक है, जैसे आइसोप्रीन में आपने पढ़ा 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, नियोप्रीन पे पढ़ा 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, और यहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो ब्यूटा 1,3 डाइन, प्लस में क्या यूज करोगे स्टाइलिन। ये हो गया हमारे पास स्टीरिन। ठीक है, एन टाइम्स यूज किया, इसको भी एन टाइम्स यूज किया। अब क्या होगा देखो एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल बना, ये रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल, ये रेडिकल आगे पार्टिसिपेट करेगा और ये दोनों रेडिकल्स क्या करेंगे आपस में ज्वाइन होंगे। कैसे देखो हम लोगों ने यूज किया यहाँ पर H2C और हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 CH CH2, और ये आगे एन टाइम्स रिपीटेड हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, तो ये दोनों पॉलीमर क्या हो गए आपस में जुड़ गए। तो ये हमारे पास क्या है बूना एस। क्या है बूना एस। अब हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं बूना एन के ऊपर। तो बूना एन और बूना एस में लिटिल बिट डिफरेंस है, उसको करते हैं देखो कवर एक बार।
देखिए अब हम बात करेंगे बूना एन पे। बूना एन 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाई इन प्लस में एक्राइलोनाइट्राइल एन टाइम्स रिपीटेड क्या होगा देखो, इसमें भी सिमिलरली रेडिकल्स बनेंगे, बट आप देख रहे हो यहाँ पे 2 डिफरेंट यूनिट है, तो क्या बोलेंगे कोपोलिमराइजेशन। क्या बोलेंगे कोपोलिमराइजेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पर H2C CH डबल बॉन्ड CH2 और ये ज्वाइन हो जाएगा CH2 और ये आगे ज्वाइन हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CN। सो ये हमारे पास किस पॉलीमर है, बूना एन का। किसका है ये, बूना एन का। ठीक है, तो ये थे रबर्स। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। क्या स्टार्ट करेंगे, ये हम बोल सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसमें 2 पार्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं। पहला पार्ट है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और सेकंड है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसको फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। तो ये 2 पॉलीमर हम लोग स्टडी करेंगे। इन सभी पॉलीमर्स की यूज हम लोग एंड में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं क्या ये पॉलीमर्स बनते कैसे हैं, इनकी मोनोमर यूनिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब बात कर रहा हूं सबसे पहले मैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जो पॉलीमर है उसमें यूनिट तो काफी क्लियर है कि मोनोमर यूनिट क्या क्या होती है, फिनॉल होगा और क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हम लोग OH यूज करेंगे और फॉर्मल्डिहाइड हो गया हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप, मतलब सिंगल कार्बन। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करके देखेंगे। पहले एसिडिक मीडियम ले लो या बेसिक मीडियम ले लो इसमें। ठीक है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन करवा लो या बेसिक कैटलाइज करवा लो। ठीक है, अब जो फिनॉल है ना, फिनॉल वो जनरली क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना, OH CH2OH बनेगा। ठीक है, आप बनाने को डाई प्रोडक्ट भी बना सकते थे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। आपको बता देता हूं, ये दोनों पोजीशन क्या है इसके रिस्पेक्ट में, ऑर्थो, और ये वाली क्या है, पैरा। देखे तो 3 तरह की पोजीशंस हैं, तो थर्ड प्रोडक्ट बनने के भी चांसेस हैं। CH2OH CH2OH और यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास, CH2OH। ठीक है, बट हम लोग मेजोरिटी में कौन सा जो प्रोडक्ट कंसिडर करेंगे, ऑर्थो प्रोडक्ट। क्या कंसिडर करेंगे, ऑर्थो। तो यहां से हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट बना कैसे, इसमें रिएक्शन कौन सी प्रोसीड हुई है। तो देखो हम लोगों के पास फॉर्मल्डिहाइड है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई, प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन्स का अटैक हुआ यहाँ पर। जैसे एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल ही जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। यहाँ पर OH है, C डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या हमारे पास, जैसे ही ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आते ही क्या हो गया, CH2 1 और 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। अब क्या होगा, देखो ये H है और यहाँ प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, मूवमेंट, और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, यहाँ पर CH2OH OH ये मिल जाएगा। तो यही कंपोजिशन हमें बनाना है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग H+ यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट हो जाएगी हमारे लिए। देखो अब आगे,
तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बना। अब इसकी रिएक्शन स्टार्ट करनी है हमें, क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, इसी के ब्याह पे बनेगा सब कुछ। देखो हम लोगों ने ये यूज किया n टाइम्स CH2OH, यहाँ पर हम लोगों के पास H है और n टाइम रिपीटेशन में हमें क्या मिलेगा, देखो वही होगा यहाँ पर भी पॉलीमराइजेशन, OH यहाँ से और H यहाँ से, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिला, देखो OH ये आगे बाइंड होता जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा CH2, इस तरह से बनता जाएगा CH2 और ये कंटिन्यूअसली इस तरह से एक चेन बनती चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो चेन है अगर ये कंटिन्यूअस मैनर में चल रही है तो इसको बोलते हैं नोवेलेक। क्या बोलते हैं, नोवेलेक। और नोवेलेक जो है अगर फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट किया जाए अगेन तो हमें क्या मिलेगा, बेकेलाइट। क्या मिलेगा, बेकेलाइट। ठीक है, तो हमें बनाना है अब क्या, बेकेलाइट बनाना है, किससे, नोवेलेक से। तो देखो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखो देखो हम लोगों के पास ये OH है, CH2 है, अगेन OH है, CH2 है। बेकेलाइट एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है, तो हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएंगे। इस तरह से ये चेन चलती रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास नोवेलेक। और सिमिलरली हम लोग एक नोवेलेक और लेंगे अपोजिट, देखते जाओ, काफी सिंपल है ये। देखो तो हम लोगों के पास एक ही पॉलीमेरिक फॉर्म बन गई। अब इन दोनों को दोनों नोवेलों के दोनों नोवेलेक हैं, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। ये दोनों कंबाइन हो गए और कंबाइन होकर के इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। जब इसको हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो आप लोग ये थिंक आउट करो, यहाँ पर भी H है, यहाँ भी क्या है, H। ये सभी के पास क्या है, H और H। ठीक है, हम लोग इसके N मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। अब देखो क्या होगा, H और H, जैसे मैं एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ पे रख देता हूँ, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। ठीक है, H और H तो इसके और ऑक्सीजन इसका, तो क्या बाहर करेगा ये मिलकर के, वाटर मॉलिक्यूल आउट होगा, यस और नो। भाई देखो हमारे पास एक तरह से ये फॉर्मेशन है, ये है फॉर्मल्डिहाइड, तो यहाँ से कौन बाहर हो रहा है, वाटर बाहर हो रहा है। और वाटर बाहर होने के बाद क्या हो रहा है, देखो वाटर बाहर होने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आएगी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का वो तो हटा दिया और एक बॉन्ड अबव अटैच किया, एक बॉन्ड हमने बिलो अटैच किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, CH3। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें सभी जगह पर क्या मिलेंगे, यहाँ पर ये H हटा दो आप लोग और CH2 और ये CH2। तो ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, बेकेलाइट की। किसकी है ये, बेकेलाइट की। और बेकेलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जनरली यूज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, नोवेलेक से बेकेलाइट। ठीक है, बहुत सिंपल है बनाना। नोवेलेक स्ट्रक्चर ली, दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके किसमें यूज कर लिया हमने, मिक्स करके हम लोगों ने फॉर्मल्डिहाइड में डाला। फॉर्मल्डिहाइड ने क्या किया, दोनों चेन को आपस में क्रॉस लिंक कर दिया। क्या कर दिया, क्रॉस लिंक। तो एक क्रॉस लिंक पॉलीमर तैयार हुआ जिसका नाम क्या है, बेकेलाइट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेलामाइन काफी सिंपल है, हम लोग बात कर रहे हैं किस पे, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन पे। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। देखो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं मोनोमर यूनिट क्या क्या है। तो मेलामाइन है और फॉर्मल्डिहाइड है। मेलामाइन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उस पर बात कर लेते हैं। देखो नाइट्रोजन, कार्बन,
नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन। अल्टरनेटिव फॉर्म में कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या करना है, अब देखो डबल बॉन्ड और एक अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड लगाना है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, कंप्लीट हो चुकी है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा लेंगे, NH2 और यहाँ पर हो गया NH2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेलेमाइन। प्लस में हम लोगों ने क्या यूज किया, फॉर्मल्डिहाइड। अभी अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म किया था, तो यहाँ पर पहले क्या था, CS जो हमारे पास अभी हमने फिनॉल का केस किया था, तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन की थी। तो फाइनली हमारे पास इस वाले केस में भी क्या बनने वाला है, देखो। तो ये हमारे पास यहाँ पर है नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन और ये हो गया कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों के पास है NH2, राइट। और यहाँ पर हमारे पास आ गया NH और फिर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। क्या होगा, देखो ये वाला जो H है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ प्लस आएगा तो ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आया, NHCH2OH, क्या आ गया, NHCH2OH। और ये हमारे पास बैलेंस है सब कुछ, और ये हो गया NH2। फाइनली इसका n टाइम्स रिपीटेशन लेकर के हम लोग क्या बनाएंगे, मतलब वही होगा पॉलीमराइजेशन। और क्या होगा इसमें, बेसिकली ये H है और वहां पर क्या है हमारे पास OH, तो H इसका और सेकंड वाले का क्या निकलेगा, OH। यहां से भी OH इसका और नेक्स्ट वाले का क्या निकलेगा, H। तो क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। और फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन कार्बन, नाइट्रोजन और ये कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर हमें मिला NH, आगे बॉन्डिंग हो गई, ये हमारे पास NH2 मिल गया, NH और ये CH2 और n टाइम्स रिपीटेशन हुआ इसका। क्या हुआ, देखो गौर से, यहाँ से n टाइम्स रिपीटेशन हो गया इसका। तो ये हमारे पास क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। क्या है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो देखो एक बार बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में क्या चीजें हमें स्टडी करनी है, और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की हमें डिमांड क्यों हुई, तो क्या डिफरेंस है नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल में, देखो। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या होते हैं, दोज पॉलीमर which can be decomposed by microorganism, ठीक है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो PHB ले सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बोलते हैं। और PHBV ले सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोहाइड्रोक्सी को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ठीक है। और एक ले सकते हैं हम लोग नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ये जो पॉलीमर्स हैं। और बता देता हूँ ये स्पेशली PHBV जो है वो ऑर्थोपेडिक डिवाइस में यूज होता है, इसमें ऑर्थोपेडिक डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या है, जो एक टाइम के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर दें उसको किल कर दें या डिकम्पोज कर दें। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, वो डिकम्पोज नहीं होते थे आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं, तो अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है, दोज पॉलीमर विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज ना हो। कौन, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर।
नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉज पॉल्यूशन। क्या क्रिएट करते हैं वो? पॉल्यूशन। जैसे पॉलीइथीन पे तो बैन ही हो रखा है, तो बैन क्यों हुआ? क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है। पॉलीइथीन क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की इंप्रूवमेंट, मतलब एक तरह से इसकी जो कमियां थी उसको इंप्रूव करने के लिए कौन आए थे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर डिमांड में क्यों आया? क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते और एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिकम्पोज हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि भाई ये हमारे पास जो 3 पॉलीमर हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो बायोडिग्रेडेबल में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो नेम से ही इंडिकेट हो गया कि यहाँ पर 2 डिफरेंट मोनोमर यूनिट है। तो एक तो है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एक है बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। तो हम लोग सबसे पहले इन यूनिट्स को लिख लेते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहली यूनिट क्या आएगी? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक है। तो ये अल्फा और ये क्या हो गया हमारे पास? बीटा। तो बीटा पे क्या आ जाएगा? OH, CH3H और ये CH2, ठीक है। इसको हम लोग प्रेजेंट कर लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है। क्या है ये? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। इसी को हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। बीटा मतलब ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे क्या है? OH। तो क्या बोल देंगे? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब हम बात करें सेकेंड कंडीशन को लेकर के, तो को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब इसके साथ को मतलब को पॉलीमर बनाना है और हमें बीटा हाइड्रोक्सी और वेलरेट यूज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कार्बन नंबर 1 2 3 और ये 4 और एक ये 5, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? बीटा पे OH और ये हो गया CH3, ये हो गया CH2 और यहाँ पर H और ये CH2। क्या होगा? ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इसमें कौन कौन सी मोनोमर यूनिट यूज होगी, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एन टाइम्स हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट पॉलीमर है तो इसका क्या होगा? कोपोलीमराइजेशन होगा और कोपोलीमराइजेशन में लिटिल बिट हीट करके हम यहाँ से क्या रिलीज करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे। तो किस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा उस पर बात करते हैं। देखो अब OH और H तो यहाँ से निकलेगा नहीं, तो यहाँ से हमें एल्कोहलिक फॉर्मेशन से H निकालना होगा। तो एल्कोहलिक फॉर्मेशन से H हम लोग किस तरह से निकालेंगे? अब आप देखो कि इसकी थोड़ी सी हमें फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या मैं OH को यहाँ पर मेंशन कर दूं और यहाँ पर CH3 को? अब भी इसका नाम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ही है, बस सिर्फ क्या किया है कि इसकी अरेंजमेंट को डिफरेंट किया हमने। पहले भी OH बीटा पे था, अल्फा और बीटा अब भी बीटा पे ही है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर बाइंड करने के लिए हम लोगों ने प्रेजेंटेशन की है। अब क्या करेंगे? ये जो CH2 और ये CH3 है ना, OH को तो हम क्या कर देंगे? फ्रंट में कर देंगे और CH2 CH3 को हम लोग यहाँ पर कर देंगे। अब भी ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। देख लो 1 2 3 3 पे क्या हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH और इसका H हम लोग रिलीज करेंगे। यहाँ पर भी सेम होगा, H यहाँ से और OH कहाँ से रिलीज होगा? यहाँ से। फाइनली हम लोगों के पास क्या बना? O CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये n टाइम्स रिपीटेड। तो ये हमारे पास कौन सा पॉलीमर है? PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा वेलरेट। दिस इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आप देखो यहाँ पर एस्टर लिंकेज भी आ रही है। क्या आ रही है? एस्टर लिंकेज भी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास है PHBV। अगर हमें PHB के बारे में बताना है तो उसके बारे में भी लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक बार PHB के बारे में हमें अगर हम बताना है तो ये वाला पॉलीमर हम लोग यूज कर लेंगे, सिर्फ PHB। ये हो गया हमारे पास PHB। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर क्या करना था? हमें वाटर को रिलीज करना है
और एन टाइम्स हमने यूज किया एच इसका ओ एच इसका, तो यहाँ पर क्या बनेगा OCH CH3CH2 C डबल बॉन्ड और ये एन टाइम्स, ये हमारे पास क्या है PHB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। क्या है ये पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, और ये भी हमारे पास क्या है एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। अब हम लोग लास्ट पॉलीमर के बारे में बात कर रहे हैं, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो एक तो 2 कार्बन का हो गया, एक 6 कार्बन का हो गया, और इसे हमें कंबाइन करना है। देखो यहां पर हमें क्या करना है बेसिकली, HNH CH2 कितने कार्बन है, 1 कार्बन तो हो गया, और ये सेकंड कार्बन हमने प्रिंट कर दिया, प्लस में HNH CH2 5 कार्बन प्लस में 1 कार्बन, ये हो गया टोटल कितने कार्बन हो गए 6। कैप्रोइक एसिड बोलते हैं इसको, और इसको ग्लिसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों अमीनो एसिड की फॉर्मेशन है, एक तरह से देखा जाए तो अमीनो ग्रुप भी है और एसिड भी है। यहाँ पर क्या करना है, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 वही एन टाइम्स रिपीटेशन है यहाँ पर भी, और क्या करेंगे H यहाँ से OH यहाँ से और H यहाँ से और OH यहाँ से, क्या बनेगा NH CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH2 5 और C डबल बॉन्ड O, और ये एन टाइम्स रिपीटेड हो गया। क्या हो गया, ये पॉलीमर कौन सा है, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, तो ये भी एक कौन सा पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।